हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में 50 प्लस 60 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है जो आपकी एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसे जाकर आप ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स पे मैंने कंप्लीट जो है थ्योरी सेशन भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कि मार्केट कॉम्पिटिशन्स जो है आपका, डिमांड सप्लाई, ठीक है, कॉस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो वो भी सारी चीज़ें आप थ्योरी पहले सेशन देख लो, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करो तो आपसे ईजिली ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन अ परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो बाजार होती है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जहां पर जो प्रोडक्ट का नेचर वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, और वहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन्फिनाइट होती है। ये तीनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन कहता है कि अगर वो पैरेलल रहे एक्स एक्सिस के, दूसरा ऑप्शन कहता है कि अगर पैरेलल हो वाई एक्सिस के, तीसरा कहता है इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फिर लास्ट ऑप्शन कहता है इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब क्या कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर हम, एक होता है आपका शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू कर्व पूछा है, मींस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है आपका शॉर्ट रन, मींस शॉर्ट रन में क्या होता है आपका MC जो होता है वो MR के इक्वल होता है, और जो MC होता है वो कट करता है MR को फ्रॉम बिलो। वहीं अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो प्राइस जो होती है MC के बराबर होती है, प्राइस जो होती है AR, MR, MC, AC इन सारे के इक्वल होती है। मतलब जो शॉर्ट रन की अगर हम बात करें एक फॉर्म में, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। और लॉन्ग रन में क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक इफिशिएंसी और टेक्निकल इफिशिएंसी दोनों पाई जाती हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, जिससे हम कहा बताया ना एवरेज रेवेन्यू का, ये होता आपका पैरेलल होता है किसके? एक्सेस एक्सिस के। दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन परफेक्ट कंपटीशन ईच फॉर्म इज प्राइस टेकर, क्वांटिटी एडजस्टर, कि बी ऑप्शन कहता है कि क्वांटिटी टेकर, की प्राइस एडजस्टर, कि सी कहता है कि ओनली प्राइस एडजस्टर है, कि डी ओनली क्वांटिटी एडजस्टर। अगर हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात की, वहाँ पर हर फर्म जो होता है वहाँ पर क्या होता है आपका, एक प्राइस टेकर होता है और एक क्वांटिटी एडजस्टर होता है। मतलब यहाँ पर प्राइस कंट्रोल जो होता है वो ज़ीरो होता है, और यहाँ एंट्री जो होती है वो फ्री एंट्री होती है। फ्री मतलब कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका परफेक्ट कंपटीशन। वहाँ पर हर एक फॉर्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है और क्वांटिटी एडजस्टर होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, इन परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें, द डिमांड ऑफ आउटपुट इज। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो डिमांड होती है एक आउटपुट की वो क्या होती है? इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, कि इन इलास्टिक होती है, कि परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो डिमांड ऑफ आउटपुट जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, पूर्णत लोचदार होता है। ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कब डिमांड इलास्टिक होती है, कब यूनिटरी होती है, कब इनइलास्टिक होती है, और कब परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर वो सारी सेशन ज़रूर देखें। तो यहाँ डिमांड ऑफ आउटपुट क्या होती है आपकी? परफेक्टली इलास्टिक होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरे का सही, सॉरी बी, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इज लेस देन एम आर, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, कि इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, जो ए आर रहता है वो हमारे एम आर के बराबर रहता है, जस्ट मैंने बताया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन जो प्राइस होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? रिप्रेजेंटेटिव फर्म के द्वारा, बी इंडस्ट्री के द्वारा, किसी जनरल फर्म के द्वारा, कि गवर्नमेंट के द्वारा? तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें तो वहाँ जो प्राइस होती है, जो कीमत है, वो कौन निर्धारित करता है, कौन डिटरमाइन करता है? तो ये हो जाएगा आपका, तो ये डिटरमाइन होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच मार्केट ए फर्म कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस? ऐसा किस बाजार में जो होता है, एक मार्केट में एक फर्म जो होती है अपनी प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकती है? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, कि ओलिगोपोली में? तो एक ऐसा मार्केट है जिसमें फर्म अपनी प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकती, वो कौन सा मार्केट होता है? मोनोपोली मार्केट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म ऑकर्स व्हेन, मतलब जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर फर्म इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आता है वो कब होता है? ए आर इक्वल टू एम आर, एम सी इज इक्वल टू एम आर, ए सी इज इक्वल टू एम सी के नन ऑफ दीज। तो इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म ऑकर्स व्हेन, जब ए आर जो होता है एम आर के बराबर हो जाता है, वहाँ पर क्या पोजीशन होती है फर्म की? इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ लॉन्ग रन अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, की नो प्रॉफिट नो लॉस? अगर हम लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, जस्ट मैंने बताया कि शॉर्ट और लॉन्ग रन में क्या होता है, जो प्राइस होती है एमसी के बराबर होती है, और लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक इफिशिएंसी और टेक्निकल इफिशिएंसी दोनों पाई जाती है। तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होती हैं, सामान्य लाभ होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मोस्ट क्लोजली approximates the perfectly competitive model? वीट फार्मिंग, सिगरेट्स, ऑटोमोबाइल, की नन ऑफ दीज? इसमें से ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं जिसमें क्या होता है, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल, ठीक है, उसके नज़दीक हो सकता है? तो गेहूं की खेती, जो वीट फार्मिंग होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? इसमें से कौन सा जो है परफेक्ट कंपटीशन की एक विशेषता है इंपॉर्टेंट? ए सी इज इक्वल टू एम सी, ए आर इज इक्वल टू ए सी, कि ए आर इक्वल टू एम आर, कि ए सी इज लेस देन एम सी? तो देखिए, ए आर जब एम आर के इक्वल होता है, दैट इज एक क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, जो एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है एक फॉर्म की, वो क्या होती है? परफेक्टली एलास्टिक होती है, परफेक्टली इनएलास्टिक होती है, कि लेस एलास्टिक होती है, कि हाईली एलास्टिक होती है? अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो जो एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है एक फॉर्म की, वो परफेक्टली एलास्टिक होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कमेंट में ये पिन करना कि परफेक्टली इलास्टिक और लेस इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक कब होता है, इन सारे के कंडीशंस को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फर्म हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, देन इट इज कॉल्ड, मतलब यदि उत्पादन पर एक ही फर्म का पूरा कंट्रोल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, कि डुओपोली? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकारी, मोनोपोली कहते हैं, जिसपे एक सिंगल फर्म क्या होती है? कंप्लीट कंट्रोल होती है प्रोडक्शन पे। यहाँ पर मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल फर्म्स होती हैं जिसमें एक यूनिक नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है, जो कि वेरी स्मॉल होता है, और यहाँ पे प्राइस कंट्रोल ज़्यादा होता है, और यहाँ पर बैरियर्स रहते हैं, ठीक है? तो एक सिंगल फर्म का कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। नेक्स्ट है, पब्लिक कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड, पब्लिक कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, कंपटीशन की परफेक्ट कंपटीशन? तो पब्लिक कॉरपोरेशन जो एस्टेब्लिश्ड होती हैं सरकार के द्वारा, उसे हम बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन अ प्रोडक्ट टू अवेलेबिलिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड, मतलब वस्तु के एक ही स्थान पर उपलब्ध होने के कारण वस्तु पर नियंत्रण को हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मोनोपोली, सोशल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली की लीगल मोनोपोली। तो ऐसे क्या हमको कहते हैं? दैट इज अ नेचुरल, प्राकृतिक एकाधिकार, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिफरेंट फैक्ट्रीज ऑफ द बिजनेस सैचुएटेड इन डिफरेंट प्लेसेस, जब डिफरेंट फैक्ट्रीज ऑफ बिजनेस सैचुएटेड होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, उसको विच इज केम अंडर वन मैनेजमेंट या कंट्रोल, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, मोनोपोली की परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जब डिफरेंट फैक्ट्रीज ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड होते हैं डिफरेंट प्लेस पे, जिसको हम एक मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट फैक्टर्स दैट लिमिट्स द पावर ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक, वो फैक्टर्स जो क्या होते हैं एकाधिकार शक्ति को सीमित करने वाला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फियर ऑफ ए न्यू कॉम्पिटिटर, बी है सोशल मोनोपोली, सी है वॉलेंट्री मोनोपोली की नेचुरल मोनोपोली। तो वो सारे फैक्टर्स जो क्या करते हैं एक मोनोपोलिस्टिक के पावर को लिमिट करते हैं, मतलब सीमित करने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड नए प्रतियोगी का भय, मतलब नए फियर ऑफ है जो नई कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है द डिमांड कर्व ऑफ ए मोनोपोली फॉर्म विल बी, जो डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फॉर्म क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, वाई एक्सिस के स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की डी, इट राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए मोनोपोली क्या होती है? जहाँ पर एक सिंगल फॉर्म होता है, एक यूनिक नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है, जहाँ पर एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी स्मॉल होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज प्राइस कंट्रोल होता है और वहाँ पर बैरियर्स होती है एंट्री की। अब पूछा यहाँ पर अगर हम डिमांड कर्व मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली क्या होता है इसमें? यहाँ पर ये आपका होता है इट इज फ्रॉम स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो जो डिमांड कर्व क्या होता है मोनोपोली का? इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें क्या होता है मोनोपोली में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, कि शॉर्ट रन में जो होता है हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है और नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस भी हो सकते हैं, और लॉन्ग रन में क्या होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक इफिशिएंसी, नॉट टेक्निकल इफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है दैट इज। नेक्स्ट है ए मोनोपोलिस्टिक कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब एकाधिकारी जो है वो निर्धारित क्या नहीं कर सकता है? डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी की डिमांड को नहीं निर्धारित कर सकता, उसके मूल्य को मीन्स उस वस्तु की कीमत को, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, किसी सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी की डी ऑल ऑफ दिस। तो जो एक मोनोपोलिस्टिक होता है वो क्या डिटरमाइन नहीं कर सकता है? एक डिमांड, एक कॉमोडिटी की डिमांड को वो डिटरमाइन नहीं कर सकता, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन इनपरफेक्ट कंपटीशन, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन की बात करें? पहला है अनलिमिटेड, लिमिटेड, लेस की मोर। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहाँ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है when many firms produces goods which do not have substitute, it's called, मीन्स जब क्या होते हैं जब अनेक फर्म अस्थापनाएं वस्तुएं बेचें तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब बहुत सारे फर्म अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन की इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जब मेनी फर्म्स प्रोड्यूसर्स गुड्स विच डू नॉट हैव अ सब्सटीट्यूट, उसे हम बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेक्स द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है वो क्या करता है? एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद के कारण मांग वक्र क्या हो जाता है? ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है, अधिक लचीला हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मोर इलास्टिक। नेक्स्ट है इन विच मार्केट फॉर्म प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड एंड सेलिंग कॉस्ट आर इंकर्ड, ऐसा कौन सा मार्केट होता है जहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है और उसकी सेलिंग कॉस्ट क्या है? विक्रय लागतें व्यय की जाती हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की नन ऑफ दिस। तो वो कौन सा मार्केट है? दैट इज योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बिजनेस साइकिल्स हैव बीन टर्म्ड एज अ प्योर मॉनेटरी फेनोमेना,
बिजनेस साइकिल्स जो होती हैं, व्यापार जो चक्रों को जो विशुद्ध मौद्रिक घटना की संज्ञा दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? हेग के, स्पीटर के द्वारा, सैलमन से क्या है, समल्सन के द्वारा, कि हॉट्रे के द्वारा। तो ये दिया गया है किसके द्वारा? हॉट्रे के द्वारा दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंट ऑफ द ओवर एप्रोप्रिएशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस साइकिल की जो थ्योरी, ये एक्सपोनेंट दिया गया है ओवर एप्रोप्रिएशन थ्योरी, ये किसके द्वारा दिया गया है? हॉट्रे के द्वारा, स्कंटर के द्वारा, हिक्स के द्वारा, कि हैग के द्वारा। तो ये दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हैग के द्वारा। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन थ्योरी। जो एक्सपोनेंट इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल किसके द्वारा दी गई है? सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। समल्सन के द्वारा, स्कम्पर के द्वारा, कि हैग के द्वारा, कि हैट्रिक के द्वारा। तो एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन जो थ्योरी जो बिजनेस साइकिल की दी गई है, ये दी गई है स्कम्पर के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर। द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ये किसके द्वारा दी गई है? हॉट्रे, समल्सन, हैग के, हिक्स के द्वारा। तो ये भी दी गई है किसके द्वारा? जो बिजनेस साइकिल का मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर थ्योरी है जो बिजनेस साइकिल की, ये कौन दिया गया है? समल्सन के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। जो एक्सपोनेंट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, को किसने दिया है? हिक्स के द्वारा, हैग के द्वारा, स्कम्टर के द्वारा, कि हॉट्रे के द्वारा। तो एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज गिवन बाय हिक्स के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट एक्सप्लेन दैट द बिजनेस फर्म क्या होता है? इट एम्प्लॉयज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी। दूसरा कहता है एक जनरल प्रिंसिपल होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हर एक मतलब न्यूमरेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैन बी, जिसके द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है इट एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है किस बेसिस पे? एक प्राइस को डिटरमाइंड करने में, कि डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक्सप्लेन करता है बिजनेस के, क्या करता है कि उसके उत्पादन साधन को, कि कितना काम क्या है उसको प्रोडक्टिविटी नियोजित करती है। दूसरा कि एक जनरल प्रिंसिपल होता है। तीसरा कि ये एक्सप्लेन करता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कि कैसे उसके बेसिस पर हम उसके प्राइस को डिटरमाइन करें, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है marginal productivity theory relates the remuneration of any factor to the price of the commodity produced by it. B adds it to the contribution made to the total output. कि C है the total of the commodity produced by it relates to production. कि D adds to the average production. तो जो marginal productivity theory है वो relate करता है remuneration of any factor, means it adds to the contribution जो made होता है जितने total output से, means कुल उत्पादन में किए अंशदान को क्या करता है? वो ऐड करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज करेक्ट ऑन विच दिस थ्योरी इज बेस्ड। मतलब ऐसा कौन सा एजम्पशन है जिसपे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी होती है वो सही होती है और जिस थ्योरी पर ये निर्भर रहता है, बेस्ड रहता है? पहला द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर क्या होता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाती है। बी दूसरा की यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ईच फैक्टर। तीसरा है कि जो बोथ होते हैं द फैक्टर मार्केट और कम्युनिटी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, की डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो सारे के सारे जब कंडीशंस हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है, जब वहाँ पर क्या होता है कि जो यूनिफॉर्मिटी होती है सारे ईच फैक्टर्स में, और क्या होता है फैक्टर मार्केट और कम्युनिटी मार्केट जब होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे सही, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द इंस्ट्रूमेंट मार्केट देन इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। अगर परफेक्ट कंपटीशन है इंस्ट्रूमेंट मार्केट में तो वो किस केस का है? इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का। एम आर एफ इज इक्वल टू एम एफ सी, की एम एफ सी इज इक्वल टू एम आर सी, एम एफ सी इक्वल टू एम आर पी इज इक्वल टू ए एफ सी, की डी है कि नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पूछा है कि अगर देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन है अगर इंस्ट्रूमेंट मार्केट में, तो ये केस कब होगा? इक्विलिब्रियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एम एफ सी इज इक्वल टू एम आर पी इज इक्वल टू एफ ए एफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है ये आपका। हाँ,
ए फर्म विच इज़ रनिंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा कि एक फर्म है विच इज़ रनिंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एम्प्लॉयज 10 वर्कर्स इन द प्रोडक्शन वर्क एंड दे प्रोड्यूस 50 यूनिट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ द फर्म, sells the article at the rate of rupees 10 per unit. In such case, the total income would be rupees 600. Now suppose the number of workers is increased by 1 and the result of the total yield increases to 54 units. In such a situation, कहता है कि एक फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन जिसमें कि 10 वर्कर्स हैं और वो 50 यूनिट्स ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं किस रेट पे, 10 रुपये पर यूनिट। अब क्या होता है इस केस में टोटल इनकम हमारी कितनी हो रही है, 600। अब हम नंबर ऑफ वर्कर्स क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए 1 से, मतलब 10 थे, हमने 1 इंक्रीज कर दिए तो 11 हो गए। तो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द टोटल इंक्रीज 50 यूनिट्स ऑफ द आर्टिकल, तो 54 यूनिट्स हो गए। तो ऐसे केस में क्या सिचुएशन हो जाएगी, तो देखिए ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जिनको भी नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप कमेंट में फिर से पिन कर दीजिएगा, मैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर 50 थे तो कितने हो गए, 54, तो 4 यूनिट, तो 4 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रियल वेजेस आर अफेक्टेड बाई, जो रियल वेजेस होते हैं वो वास्तविक मजदूरी का प्रभाव किस पे पड़ता है, नेचर ऑफ वर्क पे, डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर पे, किसी है परचेसिंग पावर ऑफ रुपी पे, डी लेबर के ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जो रियल वेजेस होता है वो अफेक्टेड होता है किसके द्वारा, परचेसिंग पावर ऑफ रुपी पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी पे हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच डिटरमाइंस द सीलिंग ऑफ वेजेस इज, वो एलिमेंट जो होते हैं मजदूरी की अधिकतम सीमा जो निर्धारित करने वाला जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स, की बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर, की सी सोशल स्टेटस ऑफ द वर्कर, की डी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कर। तो जो वो एलिमेंट जो डिटरमाइन करता है सेलिंग ऑफ वेजेस वो कौन होता है, एक वर्कर जो क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रियल वेजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस वाइल केस वेजेस रिमेन्स द सेम। क्या होता है जो रियल वेजेस क्या होता है, नगद मजदूरी पूर्वतर रहते हुए मूल्य वृद्धि होने से असल मजदूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि शून्य हो जाती है कि कांस्टेंट रहती है कि डिक्रीज हो जाती है। तो जब रियल वेजेस क्या होता है वाइल केस वेजेस सेम कब रहता है, जब वो क्या होता है डिक्रीजेस, वो घटेगी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो लेबर यूनियन होता है कैन इंक्रीज वेजेस, बी की कैन नॉट, की सी कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट, की ऑल ऑफ दी अबव। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें आधुनिक अर्थशास्त्रों के अनुसार जो क्या होता है कि जो लेबर यूनियन होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज करता है वेजेस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द बार्गेनिंग टेक प्लेस बिटवीन अ यूनियन एंड एन एम्प्लॉय, जब क्या होता है बार्गेनिंग टेक प्लेस करता है एक यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच, उसे हम क्या बोलते हैं, वन प्लांट बार्गेनिंग, मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग, की मल्टी प्लांट बार्गेनिंग, की नन ऑफ द अबव। तो जब बार्गेनिंग टेक प्लेस बिटवीन अ यूनियन और एम्प्लॉयर उसे हम क्या कहते हैं, वन प्लांट बार्गेनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर लेबर, द डिमांड फॉर लेबर उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड, इनकम डिमांड, सप्लीमेंट्री डिमांड, की डिराइव डिमांड। तो वो डिमांड जो लेबर की उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है रिवर्सल ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मीन्स दैट वर्कर्स एट अ हायर वेज रेट वर्क मोर, वर्क लेस, स्पीड लेस, टाइम रेडी टू वर्क, ही गेट रेडी फॉर वर्क मोर टाइम। क्या कह रहा है कि जो सम के प्रति वर्ग के पीछे की ओर मुड़ने वाले का यह अभिप्राय है कि ऊंची मजदूर दर पर श्रमिक, मतलब रिवर्सल जो होता है सप्लाई कर्व का मतलब ये होता है कि वर्कर्स अगर हायर वेज रेट पर हैं तो उन्हें क्या लगेगा, कम समय लगेगा काम के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, कम समय काम के लिए क्या होते हैं, स्पेंड लेस टाइम रेडी टू वर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑकर्स इन अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन,
occurs in a situation of perfect competition. MW इक्वल टू AW लेस देन की ग्रेटर देन, तो वहाँ पर क्या होता है, occurs in the situation of perfect competition. MW is equal to AW, that is option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, लेस देन होती है, इक्वल होती है कि ग्रेटर देन होती है. तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज सही. नेक्स्ट है, द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ अ लेबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द डाउनवर्ड स्लोपिंग of curve from lever from left to right is shows that क्या शो करता है, चेंज इन वेज रेट, जिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता डिमांड फॉर लेबर. कि बी है डिमांड फॉर लेवल इंक्रीजेस जब वेज रेट फॉल्स. कि सी है जब वेज रेट बढ़ता है तो डिमांड भी लेबर की बढ़ती है. कि वेज रेट और डिमांड लेबर मूव होते हैं सेम डायरेक्शन में. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व अगर हम लेबर की बात करें लेफ्ट टू राइट, हमें ये शो करता है कि डिमांड फॉर लेबर क्या होता है, इंक्रीज होता है जब उसका वेज रेट क्या हो जाता है, गिर जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है, वॉट एवर एक्स्ट्रा इज रिसीव्ड ओवर द ट्रांसफॉर्म इनकम ऑफ द फैक्टर, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम, इकोनॉमिक एंड इक्विलिब्रियम रेंट. कि बी इकोनॉमिक रेंट, कि सी है इक्विलिब्रियम रेंट, की नन ऑफ द अबव. तो जो भी एक्स्ट्रा रिसीव्ड करते हैं हम उस ट्रांसफर्ड इनकम से, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट, दैट इज बी ऑप्शन वुड बी द सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड इज द ओनली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड एक ऐसा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो सप्लाई यूनिट इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, कंप्लीटली इलास्टिक. तो लैंड इज ओनली द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पर सप्लाई जो होती है क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है, कंप्लीटली इन इलास्टिक होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है, मार्जिनल लैंड इन इकोनॉमिक्स मीन्स दैट लैंड ऑन विच नो रेंट इज जनरेटेड. जहाँ पर हाई रेंट जनरेट होता है, कि ओनली नॉर्मल रेंट अराइज होता है, कि नन ऑफ दी अबव. तो जो मार्जिनल लैंड होता है इकोनॉमिक्स में, वो मतलब ये लैंड होता है जहाँ पर क्या होता है, कोई रेंट जनरेट नहीं की जाती है, वहाँ पर कोई लगान क्या होती है, उत्पन्न नहीं की जाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है, रेंट अराइजेज व्हेन, मीन्स रेंट अराइजेज व्हेन जब लैंड इज मोबाइल, ऑल लैंड होते हैं फर्टाइल, और सप्लाई ऑफ लैंड जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, कि नन ऑफ दी अबव. तो रेंट अराइजेज व्हेन जब क्या होता है, सारे के सारे ऑप्शन इसमें नन ऑफ दी अबव उपरोक्त में से कोई नहीं, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक रेंट और टोटल रेंट में क्या डिफरेंस होता है. कि इकोनॉमिक रेंट पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक पार्ट होता है टोटल रेंट का. बी कह रहा है कि जो टोटल रेंट होता है वो कैन नॉट एक्सीड इकोनॉमिक रेंट. कि सी कहता कोई डिफरेंस ही नहीं होता है. और लास्ट कह रहा है इकोनॉमिक रेंट जो इक्वल होता है टोटल रेंट के. तो डिफरेंस यही होता है इकोनॉमिक और टोटल रेंट में, कि इकोनॉमिक रेंट एक पार्ट होता है किसका, टोटल रेंट का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही. नेक्स्ट है, विच एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन द टोटल रेंट, इसमें से कौन से एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं टोटल रेंट में. रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग बाय द लैंड ओनर. बी है रेंट पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड. सी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन लैंड इम्प्रूवमेंट एंड रिवॉर्ड फॉर द लेबर ऑफ द लैंड ओनर. कि डी ऑल ऑफ द अबव. तो विच एलिमेंट जो इंक्लूड होते हैं टोटल रेंट में, उपरोक्त सारे जो होते हैं इंक्लूड होते हैं हमारे टोटल रेंट. नेक्स्ट है, appearance of rent is equal to AC equal to ABC, TRTC, TRTVC, P की AC. तो इक्वल टू क्या किसके होते हैं, appearance rent. तो इक्वल टू TR इक्वल टू क्या हो जाएगा, TV, सॉरी, appearance rent is equal to TR minus TVC, that is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसीव्ड इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एट द टाइम जब प्राइस एक आर्टिकल की इक्वल होती है एबीसी के, द प्राइस ऑफ आर्टिकल जो इक्वल होती है एसी के, किसी जो प्राइस ऑफ आर्टिकल जो इक्वल होती है एमसी के, की नन ऑफ द अबव. तो जो परसीव्ड इज इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट एट द टाइम जब क्या होता है, वस्तु की कीमत जो होती है
AC के बराबर हो जाती है। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू AC, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड कैन बी जनरेटेड, लैंड कैन ऑल्सो बी जनरेट रियल रेंट इन द लॉन्ग रन बिकॉज द अमाउंट ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज इन द शॉर्ट रन। बी है लैंड एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। कि सी क्वांटिटी ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज इन द लॉन्ग रन। कि डी है लैंड एक गिफ्ट होता है नेचर का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि जो भूमि होती है वो क्या होती है, प्रकृति की देन होती है। इट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट डज द अप्रेंटिसेस अप्राइजेस मीन्स आभास लगान कब उत्पन्न होता है। व्हेन डज द अप्रेंटिसशिप अराइजेस, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म। तो आभास जो लगान कब उत्पन्न होता है, ये शॉर्ट टर्म में अराइज होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अपेरियंस ऑफ रेंट का मतलब होता क्या है। द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द फिक्स्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कि बी है द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लैंड ऑनर। कि सी है द गेन ऑफ द एडवेंचर। कि डी नॉन ऑफ द अबव। द अपेरियंस ऑफ रेंट का मतलब ये होता है कि सारे के सारे इसमें से नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाई वॉट नेम इज क्नेसियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट नोन। भाई किस नाम से हम क्नीस की थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट को जानते हैं। ए ऑप्शन कहता है हैंसन हिक्स इंटरेस्ट थ्योरी। की बी है न्यूली एस्टेब्लिश थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। किसी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। की डी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो किस नाम से हम नीज थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट को जानते हैं, तो जानते हैं हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एलिमेंट होता है इंक्लूडेड होता है हमारे टोटल इंटरेस्ट में। नेट इंटरेस्ट, रिस्क पेड, ऑल ऑफ दी अबव की नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट इंक्लूडेड होता है टोटल इंटरेस्ट में, तो वो होता है ऑल ऑफ दी अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर मनी ट्रेड फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स मेनली ऑन प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की करंट जो लेवल ऑफ प्रॉफिट रहता है कि करंट लेवल ऑफ इनकम पे। तो जो वो डिमांड फॉर मनी जो मेड की जाती है परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस पे मेनली वो डिपेंड होती है करंट लेवल ऑफ इनकम पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ लैंडेबल फंड थ्योरी। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। मैड्रल के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, कीक्स के द्वारा, वैक्सल के द्वारा। तो ये जो है एक्सपोनेंट ऑफ लैंडर जो फंडल थ्योरी दी गई है दैट इज विक्सल के द्वारा दी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी टू मेक अ प्रॉफिट बाय एंटिसिपेटिंग इवेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं। फॉरसाइट, स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव, रिस्क ऑब्जेक्टिव की ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्टिव। तो वो टेंडेंसी जिससे प्रॉफिट क्या हो, एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सट्टा उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई ऑफ रियल मनी टू बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, उसे हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्नीज। सप्लाई ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ रिस्क। तो वो सप्लाई ऑफ रियल मनी जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मुद्रा की पूर्ति से सप्लाई ऑफ मनी के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रॉफिट एक क्या है, फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड बैलेंस है कि अनसर्टन रेजिडुअल है कि नन ऑफ द अबव है। तो प्रॉफिट क्या है, वो एक अनसर्टन रेजिडुअल है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू प्लस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट की टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट की नन होती है अब। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है हमारे किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु प्रोवाइडेड द अनसर्टेनिटी केयरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, मार्शल के द्वारा, स्कंटर के द्वारा, नाइट के द्वारा कि क्लार्क के द्वारा। तो जो अनसर्टेनिटी केयरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट है ये दिया गया है स्मूटर के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सही कौन सा है। टोटल प्रॉफिट जो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि बी है टोटल प्रॉफिट जो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि सी है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि डी है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसमें से कौन सा सही पूछा है, तो जो टोटल प्रॉफिट होता है वो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट के ये होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनोवेशन थ्योरी ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। जो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ये किसके द्वारा दी गई है? तो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मार्शल, प्रोफेसर नाइट, प्रोफेसर क्लार्क, स्कम्टर। तो ये दी गई है किसके द्वारा? प्रोफेसर स्कम्टर के द्वारा दी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लार्क अगर हम बात करें, प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू रिस्क, ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी की, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी की, नन ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क की हम बात करें, जो प्रॉफिट अराइज होती है वो किसके होती है? मीन्स जो समाज में परिवर्तन आते हैं, जो सोसाइटीज़ में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स से कंप्लीट जो है आपके अकॉर्डिंग टू द जो CBCS पैटर्न थे, हर चैप्टर्स के MCQs को डिस्कस किया है। ये आपका पार्ट 2 था। जिन्होंने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उस पार्ट को आप ज़रूर जाकर देखें, और क्वेश्चंस आपको एग्जाम में से बिल्कुल देखने को यही मिलेंगे। और जिन्होंने अभी थ्योरी सेशन भी नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। और सारे सब्जेक्ट्स पे बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन सारे पर MCQs प्लस थ्योरी सेशंस मैंने दोनों अपलोड किया है, जो कि आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्स देने से पहले आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखकर जाएं।